भैया यहाँ पर अब बात हो रही है तो आर या पार की। वेल डोंट वरी, हम कोई कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट नहीं हो रहे आपके साथ। तो साल के पहले सोमवार कौन लड़ना चाहता है? बिल्कुल मत लड़िएगा। आज लड़े ना तो पूरा साल झिकझिक करते रहेंगे। तो बस आर पार का रिव्यू जरूर आपको दे देंगे। जी हाँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये कंटेंट अवेलेबल है आपके व्यूइंग के लिए। लेकिन कैसा है आइए बताते हैं। आर या पार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ गया है ये नया सीरीज। कहानी है जंगलों में बसने वाले भोले भाले आदिवासी और शहरों में बसने वाले वैशी जानवर जैसे कुछ लोगों के बीच के संघर्ष की। सीरियल का हीरो है सरजू, जो तीरंदाजी में माहिर है। मगर अपने पिता की मौत के बदले के चलते वो बन जाता है शार्प शूटर और खुद के लिए ही खड़ी कर देता है बहुत बड़ी मुसीबत। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सरजू के किरदार में आदित्य रावल ने अपनी जान डाल दी है, तो उसकी मददगार बनने वाली डॉक्टर संघमित्रा के किरदार में पत्र लिखा ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के रूप में सुमित व्यास ने भी अच्छा काम किया है। और हाँ, यहाँ आशीष विद्यार्थी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने एक बार फिर अपनी माहिर विलनगिरी दिखाई है। और देवेंद्र भट्टाचार्य का तो क्या कहें, उनका किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उन्होंने इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया भी है। कहानी में एक्शन भी है, ड्रामा भी है और हाँ, कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए यहाँ कुछ सीन्स ऐसे लिए गए हैं जो आपको काल्पनिक लगेंगे। और हाँ, एक्शन सीन्स में आपको साउथ का तड़का भी दिखेगा। तो ऐसे सीन्स को नजरअंदाज करें तो शो ओवरऑल अच्छा है। प्राकृतिक लोकेशंस आपको लुभाएंगे, विदेशी लोकेशन भी आपको अच्छे लगेंगे, सिनेमेटोग्राफी आपको पसंद आएगी और सीरियल के हीरो सरजू की भाषा आपके दिल के आर पार हो जाएगी, आपको भाएगी। और कहानी का अंत, अरे वो तो बहुत ट्विस्ट वाला है, जो इसके दूसरे सीजन की बात को पक्का करता है। इस शो को एक बार तो देखना ही चाहिए। SBS ओरिजिनल्स आर या पार को देता है 5 में से 3 स्टार। संदीप पंड्या, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई इनकी कलाकारी का हुनर आपने देखा क्रिमिनल जस्टिस में, जमतारा में, लेकिन आज इनसे 1-to-1 बेसिस पे रूबरू होते हैं। किसकी बात कर रही हूँ? दिव्येंदु भट्टाचार्य की। जी हाँ, आज उनके साथ साल की पहली शुरुआत है, पहला सोमवार है, तो ऐसा करते हैं, वक्त बिताते हैं तसल्ली से, उनका घर भी घूम के आते हैं और जानते हैं कि उनकी दिनचर्या आखिरकार होती कैसी है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मैं दिव्येंदु भट्टाचार्य, अभिनेता दिव्येंदु भट्टाचार्य, और आज ABP की टीम मेरे घर आई है और देखने के लिए कि मेरी दिनचर्या कैसी है और पूरा दिन मैं क्या करता रहता हूँ।
ये है मेरा घर, छोटा सा घर है और अपना ये मेरे घर का छोटा सदस्य हीरो। सो हमारा फैंटास्टिक हीरो से हाय। मेरी माँ है जो अभी 2001 में उनकी 2021 में उनका देहांत हुआ था। थोड़ा सा छोटे मोटे जितने भी अवार्ड्स है वो छोटे मोटे मतलब आज तक जितने भी मतलब अवार्ड्स मैंने छोटे मोटे हासिल किए वो सब इधर ही है। अवार्ड्स तो मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब जो अच्छा लगता है, क्योंकि अप्रिसिएशन ही आपका एंड ऑफ द डे मोटो होता है। मतलब तो ये मेरे घर की एक बहुत पुरानी पेंटिंग है जो कि मेरे साथ चल रहा है। ये अपना एक फिल्म का प्री प्रोडक्शन पेंटिंग था, तो वो जो फिल्म कभी बनी नहीं, लेकिन बस उसका एक कैसे वो फिल्म बन सकती थी और बनना चाहिए था, तो उसको लेकर एक छोटी सी है। ये मेरा क्रिसमस ट्री है। तो ये एक मेरा रूम का एक कॉर्नर है जहाँ मैं काफ़ी बैठता हूँ इस तरफ। वुड मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली हमेशा। तो उधर वो अपना वो वाला वुडन टेक्सचर है, तो वो वाला अपना फ्लोर भी वुडन टेक्सचर है। ये एक डोर है। ये मेरा होम थिएटर है जो मेरा मतलब एक्चुअली सबसे यूज़फुल जगह है मेरे लिए एक्चुअली। तो मेरा जितने भी व्यूइंग है ये सब इधर ही रहता है मैक्सिमम टाइम। मेरा अंदर भी एक है। अपना बार टाइप का एरिया है जो मतलब दोस्त आते हैं और मतलब वर्ल्ड कप के टाइम में काफ़ी यूज़ हुआ तो ये है मेरा बेडरूम। सो आइए, बेडरूम में मेरी वाइफ रिचा। तो कोई बैग कह रहा था कि घर काफ़ी आपका घर काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ रिचा। तो रिचा के चलती सारी चीज़ें मेंटेन्ड है। शी इज़ ऑल्सो अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। शी इज़ ऑल्सो एन एक्ट्रेस। तो हम दोनों NSD में मिले, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में जो है। तो ऐसे ही धीरे धीरे वी गॉट टू नो ईच अदर एंड उसके बाद ये फैंटास्टिक कुक हैं और इनका खाने से एक बहुत ही गहरा संबंध है। ये एक एरिया है, तो यही इसी एरिया में ज़्यादातर बैठ के मतलब पढ़ाई थोड़ा सा स्क्रिप्ट रीडिंग जो है मेरी सब इसी एरिया में ही चलता रहता है। चारिया और ये एक बहुत ही अच्छी फुटबॉलर है और ये अपने स्कूल टीम के लिए खेलती है। अंडर 14 खेलती है। अभी इसने अपने डिवीज़न में बहुत अच्छा हाईएस्ट गोल स्कोरर है ये अभी हम बेटे के साथ मिलाते हैं। बेटा भी आज घर में है। ये मेरा बेटा है शौर्य भट्टाचार्य। ये है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरे घर का, जहाँ मैं ज़्यादातर टाइम इधर ही बिताता हूँ। जब मेरे पास कोई शूटिंग नहीं होती, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी ना हूँ, तो मैं इधर ही बिज़ी हूँ।
जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा स्पेस है, मेरा पूरा किचन सेटअप है। जो भी प्रोजेक्ट किया है वो हमेशा एक बहुत ही अच्छे बैनर के साथ, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया और स्मॉल रोल्स किए, करते बड़े हुए। फिर अनुराग कश्यप, ब्लैक फ्राइडे, देवडी, काफ़ी हिस्टोरिकली अगर हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में काफ़ी सिग्निफिकेंट फिल्मों में मैंने काम कर लिया तो इस बहाने में, तो वो एक आई थिंक इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। ऊपर वाला की चाहत थी कि भैया मैं काम करूँ ऐसी चीज़ों में। आज आप लोगों ने मेरी दिनचर्या देख ली है, मेरे परिवार से मिल लिए हैं, मेरा घर देख लिया है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वंस अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन। और हमारी फालतू तो है ही कमाल की। तो हालांकि इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और ये अस्पताल में एडमिटेड है, लेकिन सेब को किस तरह गेंद समझकर उछाल रही है, जरा देखिए आप भी। फालतू की आंखों की रोशनी चली गई है, इसके बावजूद उसे सब कुछ पता होता है। उसके आसपास क्या हो रहा है ये भी वो जान लेती है। आशा ताई, सिर मारे को दो ना ये। हाँ, हेलो, इधर आओ हमारे पास। हमारे को ना एक बहुत अच्छा जादू आता है, हेलो को दिखाती हूँ। फिर कौन एप्पल के लिए लड़ रहा है तो कौन किसे बातें सुना रहा है, इसकी भनक उसे पड़ जाती है। अब इस एप्पल को वो जानती है कि किसके पास जाना है। भले ही ये एप्पल फालतू का हो, लेकिन फालतू ये जरूर करेगी। जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, उसे ये एप्पल देगी। और देखिए उसने किया भी कुछ ऐसे। आब्राकाडाब्रा, 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 गिली 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 गिली, चू, खोलो आँखें। हाँ? हो गया। अब तो थारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया ना? ये लो, अब चाहे दोनों आराम से खाओ और झगड़ा ना करना। अयान अनजान है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि फालतू के आंखों की रोशनी जा चुकी है। अस्पताल में उसने सबको अपना बना लिया है, लेकिन क्या फालतू अब अयान की अपनी बन पाएगी? उसे जो गलतफहमी हुई है क्या उसे वो दूर कर पाएगी? मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तुम्हारा नहीं मेरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, नए साल की नई शुरुआत कर चुके हैं आप और हम, और ऐसे में कुछ नया तो होना ही चाहिए। साउंड, कैमरा, एक्शन।
मौके पर छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा, हर कोई नई चीज लाने की कोशिश करता है और दर्शकों में भी इस बात का उत्साह बना रहता है कि नए साल में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। आज हम आपको बताएंगे कि इस साल टीवी की दुनिया में कौन कौन से नए शो दस्तक देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलर्स टीवी पर आने वाले शो इश्क में घायल की, जिसमें रीम शेख, रश्मि महाजन, करण कुंद्रा नजर आने वाले हैं। सरप्राइज, हमारे इश्क की कहानी है, मुझे तो आना ही था। तुम एग्जैक्टली कितने साल के हो? 122। तुम हो कौन? हीलिया हूं मैं। कुछ तो है हम दोनों के बीच, मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी शो में आपको कैमियो में अर्जुन बिजलानी और नियति फतनानी भी नजर आएंगे। ये शो फरवरी में ऑन एयर हो सकता है। यही है मेरी दुनिया, सीक्रेट्स, रहस्य और रोमांस से भरी हुई। इश्क में घायल। और कलर्स टीवी का ही शो जुनूनियत भी नजर आएगा, जिसमें कि गौतम विग और अंकित गुप्ता मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं। रवि दुबे और सरगुन मेहता का प्रोडक्शन इस शो को प्रोड्यूस करेगा। अब बात करते हैं जी टीवी के शो मैत्री की, जिसमें श्रेणु पारिक, भाविका चौधरी और नमिश तनेजा नजर आने वाले हैं। ये कहानी दो सहेलियों की है जिनकी पक्की दोस्ती में दरार पड़ जाती है। ये शो जनवरी में ऑन एयर आ सकता है। बात करते हैं स्टार प्लस के दो नए शोज की जो नए साल में आने वाले हैं। तेरी मेरी डोरिया, जिसमें विजेंद्र कुमेरिया के साथ कई सारे नए चेहरे नजर आने वाले हैं। ये शो 4 जनवरी से शाम को 7 बजे से ऑन एयर होगा। पर ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर है। किसकी डोर बंधेगी किसके साथ, ये फैसला है सिर्फ रब के हाथ। तेरी मेरी डोरियां। वही सोल प्रोडक्शन का साई केतन राव और अमनदीप सिद्धू स्टारर शो, जो कि फिलहाल अनटाइटल्ड है, वो भी नए साल में आपका मनोरंजन करने आएगा। अब बात करते हैं सोनी सब के शो बालवीर सीजन 3 की, जो कि नए साल में लौट रहा है। इसके साथ साथ सोनी सब का नया शो ध्रुव तारा, जिसमें रिया शर्मा और ईशान धवन मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। ये कहानी 17वीं शताब्दी में एक शहजादी की प्रेम कहानी है। नारों के युग, नारों के सैया, उड़ी उड़ी जा रे प्रीत चुनरिया, घर के पार एक वक्त का दरिया। इस सदी में ध्रुव से आएगी मिलने 17वीं सदी की तारा, मोड़ के समय की धारा, ध्रुव तारा। अब बात करते हैं सोनी टीवी के नए शोज की। सोनी टीवी पर मास्टर शेफ और शार्क टैंक अपने नए सीजन के साथ लौट रहे हैं। ये दोनों शोज कौन बनेगा करोड़पति को रिप्लेस करेंगे और जनवरी 2 से आपको एंटरटेन करने आ रहे हैं। मैंने ये डिश आपसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। मजा आ गया। या बनाएगा अपनी पहचान अपने यूनिक बिजनेस आइडियाज के साथ शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। अब बात करते हैं सोनी टीवी पर आने वाले शो छलांग की, जिसमें मेघा रे मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। और इस शो का पहला प्रोमो बीती रात आ गया है और ये शो भी आपका मनोरंजन नए साल में करेगा। पढ़ने के लिए पापा हमें मनाते थे, बढ़ने के लिए हम उन्हें मनाएंगे। सपने लांग कर नहीं, भरोसा जीत कर पूरे करेंगे हम। छोटे शहर से बड़े हौसलों का सफर छलांग। तो ये रहा नए साल के नए शोज का पिटारा, जो 2023 में आपका मनोरंजन करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक वक्त था जब कहा जाता था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। लेकिन टीवी की दुनिया में वही होता है जो मंजूरे मेकर्स होता है। अब मेकर्स ने तय कर लिया है कि ये है चाहते में कुछ भी करके, बस एब्सोल्युटली कुछ भी करके नयनतारा और सम्राट को करीब लाना है। तो इसलिए लॉजिक को संदूक में बंद करके ताला लगा दीजिए और बैठकर कहानी का आनंद लीजिए। नयनतारा और सम्राट अब ना बार बार एक दूसरे से मिलते ही जा रहे हैं। अब भाई इन दोनों का कांटा जो भिड़ने वाला है, या फिर यूं कहें कि कांटा भिड़ ही गया है। तभी तो जहाँ जहाँ नयनतारा जाती है वहाँ वहाँ सम्राट पहुँच ही जाता है। कि कभी ये नशे की हालत में एक दूसरे पर गिर जाते हैं तो कभी एक साथ ना डांस भी करने लग जाते हैं। अब इन दोनों पर प्यार का फीवर चढ़ रहा है, तभी तो ये दोनों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। फिलहाल नयनतारा और सम्राट इस बात से अनजान है कि इनका कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है। अब जिस काम के लिए ये दोनों यहाँ पर आए हैं ना, उसी दौरान दोनों को ये जरूर पता चल जाएगा कि इनका पिछले जन्म वाला कनेक्शन है। अरे भाई, जब पता चलेगा तभी तो ना इन दोनों में प्यार होगा और कहानी आगे बढ़ेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई इस नए साल में ना अजूनी के चेहरे पर एक नई मुस्कुराहट है। वो इसलिए क्योंकि मौसी जी जो आ गई हैं और आते ही इन्होंने शिखा को घर से बाहर निकाल दिया। अब इस ख्याल से बहुत खुश है अजूनी कि फाइनली शिखा को निकालने वाला कोई तो आ गया। लेकिन अजूनी, अगर आपको लगता है कि शिखा से इतनी आसानी से आपका पीछा छूट जाएगा तो आई विल जस्ट से थिंक अगेन। सुन ले, तुझे तो मैंने घर से निकाल ही दिया। अब अरविंदर की जिंदगी से तू बाहर चली जा और जल्दी से ढूंढ के मेरी अमन को इस घर में वापस नहीं लाई ना, तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। तू जानती है कि मैं क्या कर सकती। जो काम अजूनी और राजवीर कई दिनों से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस काम में उन्हें सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही थी। अब देखिए मौसी जी ने उनका काम कितना आसान कर दिया। शिखा जो इस घर में कुंडली जमा कर बैठ गई थी, अमन का भी पत्ता साफ कर दिया था उसने। आखिर उसे घर से बाहर निकालने का कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था। लेकिन अब देखिए कैसे शिखा इस घर से बाहर निकाल दी गई है
और ये काम मौसी जी ने कर दिया है। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि फाइनली जो हम चीज़ सोचते हुए आए थे कि ऐसा करेंगे, शिवा को घर से बाहर निकालेंगे क्योंकि वो एक नंबर की ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं हमारा प्लान जो है वो कामयाब होता नज़र आया। क्यों? हाँ, अभी हमने साबित कर दिया है कि शिखा चालाक है बहुत ज़्यादा और उसने पंप छुपाया था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मासी जी को उस पंप की। अब मौसी जी को ये पता चल गया है कि शिखा अमन की सौतन है और इसी ने मौसी की जान लेने की कोशिश की और उसके बाद अमन को भी गायब कर दिया है। अब एक साथ इतने सारे इल्जाम, भला शिखा तो इस घर में रह ही नहीं सकती। बिकॉज वो अमन की मासी है तो इसीलिए वो थोड़ी लाउड है एंड ऑल दैट, लाइक बिकॉज शी इज़ यू नो सरपंच वगैरह रह चुके हैं तो वो इसलिए इतना सब ड्रामा कर रही हैं। और क्योंकि रविंदर जी नहीं हैं तो शी इज़ टेकिंग एन एडवांटेज एंड लाइक यू नो थ्रोइंग मी आउट ऑफ द हाउस, बट ऐसा है नहीं, वापस आऊँगी मैं, आप टेंशन मत लो, मुझे भी टेंशन नहीं लेना है इसका। सो आई विल बी बैक नॉट सो सून। सो एनीवे वो अभी गुस्से में है तो इसलिए मुझे घर से बाहर निकाल रही है और मैं जाऊँगी और फिर कोई तमाशा करके वापस आऊँगी एंड यू बेटर वॉच इट अगेन। और तो और मौसी जी ने घर वालों को भी नहीं छोड़ा, एक एक करके सबको धमकी भी दी और चेतावनी भी। बड़े रीति रिवाजों की बात करते हो ना, कहाँ गया आपका रीति रिवाज? सच तो ये है कि आपके दिमाग में छल कपट प्रपंच भरा हुआ, बड़े बक्का बक्का करते रहते हो आप लोग। कहाँ गया बक्का का खानदान? यही रिवाज है आपका? एक गल कान खोल के सुन लो आप, दोबारा उस औरत को इस घर में किसी ने लाने की कोशिश की ना, अंदर ही अंदर अजनी और राजवीर खुश हो रहे हैं कि चलो कोई तो आया इन सबको धमकाने वाला। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी खुशी तो कभी गम, माना कि जिंदगी की फिलॉसफी ये है, लेकिन ये तो एकदम एक के साथ एक फ्री स्कीम में आ गए। भाई कहाँ क्या गुम है किसी के प्यार में। एक मोमेंट पर विराट को पता लगता है कि विनायक जो है उसका ही बेटा है और जाहिर सी बात है कि वो खुशी से फूला नहीं समारा। लेकिन दूसरे ही वक्त उनको पता लगता है कि सभी और विनायक दोनों किडनैप हो गए हैं। सही हुआ क्या है? ये सब बच्चे कहाँ हैं? प्रणाम, बच्चों को स्टोर रूम में बंद करके रख गए। तुम चिंता मत करो, ओके? मैं हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फंस गए हैं विनायक और सवी। किडनैपर उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे आप सबको याद होगा इस सीरियल में ना ऐसी किडनैपिंग वाली सिचुएशन बहुत बार हो चुकी है। बच्चे कहाँ हैं? प्रणाम, बच्चों को स्टोर रूम में बंद करके रख गए। तुम चिंता मत करो, ओके? मैं हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। बच्चों को बचाने के लिए मैं हर मुश्किल को आसान कर दूंगा। जरूरत पड़ी ना तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दूंगा मैं। विराट चौहान भले ही पुलिस ऑफिसर है, लेकिन किडनैपिंग से बचाने का काम सही ही करती है। अब सही छानबीन कर रही है साहिबा के साथ बैठकर कि कैसे अस्पताल के खुफिया रास्ते से बच्चों के पास पहुंचा जाए। तो वहीं पाखी और घर वाले भी आ गए हैं। उन्हें तो जैसे सदमा लग गया है जब ये पता चला कि बच्चे किडनैप हो गए हैं। अब पाखी को देखिए विनायक को लेकर कितनी परेशान है। बेटा संभालो अपने आप को। मेरा बेटा अंदर फंस है, जाने दीजिए प्लीज। अब पाखी कैसी है ये तो हम सब जानते हैं कि किसी और के बेटे के लिए भला वो इतनी परेशान कभी नहीं होगी। माना कि उसने विनायक को बहुत प्यार दिया है,
लेकिन इतना प्यार देखकर पाखी के दिल में विनायक के लिए हमें तो ना थोड़ा सा शक हो रहा है कि कहीं पाखी को पहले से पता तो नहीं है कि विनायक सई और विराट का ही बेटा है जिसे जन्म पाखी ने दिया है। तभी तो वो विनायक से इतना लगाव लगाती है। खैर जो भी होगा वो पता तो चल ही जाएगा। फिलहाल पाखी को सदमा लग गया है, वो बेहोश हो गई है। विराट कोशिश कर रहा है कि कैसे बचाए बच्चों को। जो करना है वो करो, इन बच्चों से कभी नहीं मिल पाओ। और सही जो कर रही है वो तो आपने देख ही लिया। कुल मिलाकर अब इस कहानी में थोड़ा सा नया एंगल आ गया है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, इमली जितनी चटपटी होती है ना उतनी ही तीखी भी हो सकती है, तेज तर्रार। नहीं समझ आया तो देखिए ना, हमारी सीरियल इमली की इमली तो ऐसी ही है। तभी तो जंगल में दो दो हाथ कर रही है उनके साथ जो उनको ही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। पत्नी ऐसा मानती है कि पति पर जब भी कोई बला या आफत आ जाए तो उसे बचाना और रोकना पत्नी का धर्म होता है। इमली भी तो आजकल कुछ ऐसा ही कर रही है। अपने पति को सही रास्ते पर लाने के लिए वो सब कुछ कर रही है। फिर क्यों ना उसे शराब भी पीनी पड़े। शराब के नशे में वो है, जंगल जंगल घूम रहे हैं दोनों। और इतने में एक गुट आ गया जो लूटने की कोशिश कर रहा है इमली को। अब उसने जेवर कुछ खास तो पहने नहीं है, जो कुछ थोड़ा बहुत था वो उसने चुपचाप उतार कर दे दिया। लेकिन जब बात सगाई की अंगूठी की आई तो भाई इमली भी अपने पर आ गई। उसने बोला ये अंगूठी तो मैं नहीं दूंगी। ये हमारे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल की याद है, और यादों के मामले में हम वेरी वेरी लालची हैं, ये हम नहीं देंगे। फिर क्या शुरू हो गई महिलाओं की हाथापाई। जिसको जैसा मन कर रहा था ना वो वैसे फाइट कर रहा था। तमीज़ी करते वो लोग, और ज्वेलरी वूलरी मांग लेते तो सब दे भी देती हूँ मैं, लेकिन वो मेरी सगाई की अंगूठी के पीछे पड़ जाती है, तो इसकी वजह से थोड़ी धुलाई करनी पड़ती है उनकी। और अथर्व लड़का है, वो औरतों पे हाथ नहीं उठा सकता, तो इसलिए इमली सबको मारती है। इमली की बेटी इमली। आखिरकार इमली ने अपनी अंगूठी नहीं दी। अब अथर्व भी सोच में पड़ गया है कि बाबा रे बाबा, ये इमली ना कभी भी कुछ भी कर सकती है। फिलहाल अथर्व इमली के घाव पर मरहम लगा रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि इनके साथ आगे कुछ अच्छा हो। इमली के लिए अथर्व के दिल में थोड़ा सा प्यार जाग जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़
आपको रखे आगे। देखिए, नए साल में तुनिशा का केस जो है वो मानो और भी उलझता हुआ जा रहा है। और ऐसा है ना कि ये सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं है, इसके साथ ढेर सारी जो जिंदगियां हैं वो इसके ताने बाने में उलझी हुई है। और शायद यही वजह है कि ज़ीशान के परिवार ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करके ढेर सारी बातें लोगों के सामने रखी। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। तुनिशा मामले में आज सीजान के परिवार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इतने दिनों के बाद आज वो मीडिया के सामने आए। जी हाँ, सीजान के परिवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। जी हाँ, सीजान का परिवार सबूतों के साथ सामने आया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजान की मां, सीजान की दोनों बहनें फलकनाज और शफकनाज और उनके वकील मौजूद थे। अब तक तुनिशा की मां वनीता ने जितने भी इल्जाम लगाए सीजान और उसके परिवार पर, इस सभी बातों को परिवार वालों ने खारिज किया। 24 तारीख को जो तुनिशा ने किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वो, लेकिन 23 तारीख को तुनिशा ने पार्थ जुच्छी के रूम में, जहां पे आयुष श्रीवास्तव बैठा हुआ था, शीजान भी बैठा हुआ था, अपने सीन का रिहर्सल या कुछ कर रहा था। तुनिशा रूम में आई, पार्थ से कहा कि पार्थ भैया मुझे आपको कुछ दिखाना है, गुस्सा नहीं करिएगा। पार्थ ने कहा नहीं बेटा मैं गुस्सा क्यों करूँगा, क्या दिखाना है बता। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फांसी का फंदा बनाया हुआ था, वो चित्र दिखाया गया है 23 तारीख को। उस पे पार्थ उन पे भड़के, उनको समझाने का कोशिश किया। तुरंत शीजान ने जब ये ओवरहर्ट किया, पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, शीजान इंटरवीन किया। शीजान ने पिक्चर देखा, तुनिशा से बात की, बेटा क्या बात है, क्यों ऐसा सब कर रही है। बोला नहीं कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, मैं सिर्फ एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन या मेरा ऐसा कोई करने का इंटेंशन नहीं है। बाद में तुनिशा को शूट पे बुलाया गया। तुनिशा को शीजान ने शूट पे ड्रॉप किया। वहाँ से तुरंत पार्थ को फ़ोन किया कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही संदेहनीय है, तुरंत मैं इसकी माँ को इन्फॉर्म करता हूँ। तुनिशा की माँ को कॉल किया गया है, सेट पे बुलाया गया है। तुनिशा की माँ सेट पे आई है। आने के बाद तुनिशा की माँ को इन सब चीज़ों से अवगत कराया गया है। अवगत कराने के बाद रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक बात बताइए, आप मम्मी और बेटियों ने आपस में बैठ के दिल से दिल कब बात की। आप एक काम करिए, आपके बेटी को आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, उसके साथ में रहिए, उसको अकेला मत छोड़िए। ना तो सेट पे आने के लिए उनको अकेला छोड़िए, या जहाँ कहीं भी जाती हैं आप प्लीज़ उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए, उसको आपकी सख्त ज़रूरत है। ये बोलने के बावजूद उनकी माँ ने तुनिशा को अकेला छोड़ा है। 23 तारीख की रात को भी तुनिशा घर नहीं थी, बाहर कहीं थी। 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी। 24 की जो घटना हुई है, जहाँ पे एक संदेह ऐसा फैलाया गया है कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ। पिछले 15 मिनट में तुनिशा और शीजान एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। शीजान अपना शूट कर रहा था और तुनिशा अपने रूम में थी। उस समय शीजान से उसकी बात नहीं हुई है, उसकी बात किसी और से हुई है, जो पुलिस अपनी जांच कर रही है। तुनिशा और संजीव कौशल के संबंध बहुत ही खराब थे, खराब टू सच एन एक्सटेंट कि तुनिशा उनका नाम सुनते ही एंजाइटी और पैनिक अटैक में आती थी। इसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, संवेदन मुद्दा है। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कुछ चीज़ों को संवेदनशीलता के साथ दिखाया जाए। संजीव कौशल जी और वनीता जी तुनिशा प्लस उसके पैसों को फुल कंट्रोल करते थे। तुनिशा को अगर कुछ खाना है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, वो अपनी माँ से अनुरोध करती थी मुझे 100 रुपया भेजिए, मुझे 500 रुपया भेजिए, मुझे 2000 रुपया भेजिए। उनकी माँ काफ़ी प्रश्न करने के बाद वो पैसे उनको फॉरवर्ड करती थी। तुनिशा को पैसों के लिए उनके खुद के कमाए हुए पैसे होने के बावजूद उनके पास पैसों की काफ़ी कमी रहती थी। जहाँ तक उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बहुत ही कीमती गिफ्ट्स मुझे दिए गए हैं। मेरे व्हाट्सएप में पुलिस, मेरे यानी कि शीजान के व्हाट्सएप में पुलिस को ऑलरेडी मिल गया है कि जो ईयरपॉड और गिटार दिया था
मैंने वहाँ पे ये क्लियर कट कहा था कि देख तुनिशा तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कितना लगा है बता दे, मैं पैसे देता हूँ। बाकी तुनिशा ने मुझे ईयरपॉड और गिटार छोड़ के आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया है। लॉकडाउन के थोड़े पहले मिस्टर संजीव कौशल आए थे बॉम्बे अपना किसी ट्रीटमेंट कराने के लिए। ट्रीटमेंट होने के बाद वो इंसिस्ट कर रहे थे कि तुनिशा को लेके चलते हैं चंडीगढ़। जो उनकी माताजी ने तुनिशा को बहुत फोर्स किया कि आपको बेटा चलना पड़ेगा तुनिशा। तुनिशा रिफ्यूज्ड, क्योंकि संजीव कौशल कौन है, क्या है, उनका क्या रिलेशन था, क्यों इतने हार्श होते थे तुनिशा पे, क्यों उसको डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, क्यों उनका पूरा पैसे को कंट्रोल संजीव कौशल जी करते थे। इन सारे चीज़ों को लेके संजीव कौशल का नाम जैसे ही आता था तुनिशा अपने पैनिक अटैक या किसी ना किसी एंजाइटी में चली जाती थी। आपने बोला कि फलकनाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है। तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग इंतजार करेंगे? आप लोग सिर्फ फोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ। आप फादर हैं तो मैं क्या करूंगी? मैं बैठी रहूंगी, बस मैं फोन पे बात कर रही हूँ। इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के 3 बच्चे हो, ये चीज मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे के जा रही है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो दे के जा रही हैं। कुत्ता दिलवाया तो मैं ये यहाँ पे अभी क्लियर कर देती हूँ, ये वनीता शर्मा जी हैं। यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले डेथ हुई है और ये जर्मन शेफर्ड है, ये चंडीगढ़ का कुत्ता है। ये फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे तुनिशा ने भेजा था, क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी तुनिशा की कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफर कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से। वो एक डॉग लेना चाहती थी और ये उसने तब मुझे भेजी थी कि आप ही सी मम्मा को बोलती है, एक तरफ के डर लगता है, दूसरी तरफ वो इतने बड़े कुत्ते के साथ लेटी हुई है। आप देख सकते हैं, ये आप सबको दिया जाएगा। इधर कुत्ता। रही बात टैटू की, टैटू यहाँ पे कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बनवा सकता। इट्स आपके ऊपर कोई भी सुई नहीं लगवा सकता जबरदस्ती। टैटू उसकी दूसरी बकेट लिस्ट विश थी। उसने जो इंस्टा पे पोस्ट भी किया है, जब उसने टैटू बनवाया था, उसने कैप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है बकेट लिस्ट एंड डन। एग्जैक्टली मैं उसके लिए वो थी जो उसकी बकेट लिस्ट क्लियर करवा रही थी, क्योंकि वो आप ही से सब कुछ शेयर करती थी, वो अम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। बात रही आप ही और अम्मा की, हमें यहाँ पे शिजान के या शफक के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आपी और अम्मा बोलते हैं। हम हैं आपी और अम्मा। हम जब सपोज मैं किसी और अदर कास्ट के फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, माई फ्रेंड इज हिंदू, और मैं उसकी मासी से मिलती हूँ, मैं उनको ऑटोमेटिकली मासी ही बोलेंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस। आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे, आप लोग उनके पेरेंट्स को या भाई बहनों को मम्मी पापा भैया भाभी यही करके बोलते होंगे ना। तो ये तो एक बहुत जनरल सी चीज है। इन सब चीजों से धर्म बदल, ये इतना गंदा, इतना उसको इतना गलत मरोड़ के बताया है कि बस फंस जाए। मतलब ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक, हिजाब, ब्लैक मैजिक क्या था ये? ब्लैक मैजिक, व्हाट इज ब्लैक मैजिक? सीरियसली एक्चुअली आप मेंटल हेल्थ को छोड़ के, वो पॉइंट हटा के आप सब कुछ बोल रहे हो। आपने एक बार नहीं बोला कि मेरी बच्ची की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। तुनिशा ने 2018 में उसने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उसने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे
मेरी ग्रैंड मदर और मेरी कजन सिस्टर की डेथ के बाद से मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी। मैं सेट पे जाती थी तो मुझे ज़ॉम्बी फील होता था। वो लड़की इतना क्लियरली बोल के गई है और उनकी मम्मी अभी भी इसी डिनाइल में है कि उनकी बेटी को सिर्फ ओसीडी था। वो काम नहीं करना चाहती थी, लेट मी क्लियर दिस। उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी। वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड से। ताना पानी और वो बहुत खुश थी। वो बहुत खुश थी, उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है। बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ मैं। तो क्या उनकी मम्मी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी? देती थी, वो बहुत फोन करती थी। ये बात पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट कि उनको कितने कॉल्स। जब मैं लद्दाख में थी टुनिशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं, बैक टू बैक कॉल। मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट तो वापस फोन। वो इतने फोन करती थी कि टुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है, ये पूरी यूनिट के साथ होता था क्योंकि वो यूनिट में भी सबको फोन लगाया करती थी। अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट एक सेकेंड अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जहां भी वो बैठी होंगी, आई डोंट नो, मैं नहीं देखा, उन्होंने एक चीज बोली कि जिस दिन टुनिशा ने, मेरी बच्ची ने जिस दिन ये किया है, ये हादसा हुआ है, उस दिन उससे उनकी बात हुई थी और उस बात में वो इसने ये कहा था और वो बहुत हैप्पी थी। उसने ये कहा था कि मम्मा मुझे क्रिसमस मनाने जाना है। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा कोई बात नहीं है, मैं तेरे ईपी से बात करती हूँ और मैं तेरी टिकट कराती हूँ। अगर तुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं तेरी टिकट कराती हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 एल्बम सॉन्ग वो साइन कर चुकी थी और करे नहीं थे, वो करना नहीं चाहती थी। वनीता जी ने वो साइन करवाए थे म्यूजिक एल्बम। 24 तारीख की रात की उसकी फ्लाइट की टिकट हो चुकी थी क्योंकि 24 को जिस दिन उसने ये सब किया है, 12 से 1 बजे के बीच में मेरी उससे फोन पे कॉन्वर्जेशन हुई है मेरी उससे। बहुत लाइट नोट पे उसने मुझे ये चीज बोली थी कि अम्मा मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था, छोटे वाले का, और 25 को क्रिसमस डे पे और 24 को नाइट में हम लोग उसका कुछ करने वाले थे। तो वो उसको भाईजान बोलती थी। उसने बोला कि अम्मा मैं जो है वहीं से चंडीगढ़ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी, आप शब्बी भाईजान को बोलना कि मैं वहीं से लेकर आऊंगी। तो मुझे ये चीज पता थी कि वो जा रही है, 25 का उसका शूट था और 26 को वो वापस आ रही है। आने के बाद वो वापस से हमसे मिलने वाली थी। 15 या 16 तारीख को उसकी डेट दे दी गई थी कि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग वर्क है और शूट रिगार्डिंग उसको चंडीगढ़ जाना है। और आप मिसगाइड कर रहे हो, उन्होंने सबको मिसगाइड किया कि वो खुश थी, वो ये एल्बम ही नहीं करना चाहती थी। आपने कहा कि उसकी टिकट नहीं हुई थी, मैं करवाने वाली थी और मैं उसमें उनके प्रोडक्शन में छुट्टी के लिए बोल रही थी। टिकट तो ऑलरेडी बुक थी उसकी, आने की और जाने की दोनों की थी, छुट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी। वो ये सॉन्ग इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका फेस खराब हो रहा था बहुत ज्यादा। उसने मना किया था कि मैं इस फेस के साथ शूट नहीं करना चाहती अम्मा, मैं ये शूट नहीं करना चाहती हूँ। बट उसको फोर्स किया गया एज यूजुअल, जो उसको अभी तक काम करवाया गया है फोर्सफुली ही करवाया गया है उस बच्ची से काम। वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना होता था। एक सवाल ये है कि एक मिनट लगाया गया है कि सिजान ड्रग्स लिया करता था, क्या कहना है? बिल्कुल गलत आरोप है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो ये भी बोला है, मारने पे ही आपको जवाब दिया है। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक किया है। तो उन्होंने तो कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। हमें हमारा पक्ष रख लेने दीजिए। सुनिए हमारा पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद सवालों का जवाब देता हूँ। हमारा पक्ष अभी तक पूरा हुआ नहीं है। एग्जैक्टली। कुछ चीजें मुझे we will keep it little short and sweet, not very long. नहीं, ये स्टोरी लॉन्ग है, तो आपको पूरे पेशेंस के साथ वो स्टोरी सुननी पड़ेगी। आपने 3-4 उनके इंटरव्यू कर लिए, तो भाई अब हमारी भी सुन लो। हम तो पहली बार आप लोग ये चाहते थे ना कि हम लोग सामने आके बोले, आज हम सामने बैठे हैं। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, मेरा भाई कोई ड्रग्स नहीं करता था, पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, यहाँ पे ये बात होती है खत्म। आप बोलिए, लेकिन आप रिलेशन पे बोलिए
कि उनके बीच क्या कोई रिलेशन था? आ रहा हूँ वही आ रहे हैं, वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। बोलिए सर, आप बोलिए शैलेंद्र जी बोलिए। आप कर लो पहले उनसे, पहले आप क्लियर कर दो। हाँ बोलिए। क्या उनके बीच कोई रिलेशन था? बहुत अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन था उनके बीच, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत केयरिंग रिलेशन था उनके बीच, जो इन लोगों ने, क्योंकि टुनिशा की मदर नहीं चाहती थी कि शिजान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया टुनिशा की मदर के थ्रू, और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहां पे शिजान ने ये चीज बोली है कि टुन्नी काम करते, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को माने हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे हैं। और जो उन्होंने था उसमें उन्होंने शिजान और अपना जो अंतिम शब्द लिखा, आपके भाई का नाम लिखा था, उन्होंने जाके अपने माँ का नाम लिखा था। हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी उसी के लिए लिखा जाएगा ना, माँ के साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, और वहाँ पे ये लिखा गया था कि शिजान इज ब्लेस्ड टू हैव मी एज अ को-एक्टर। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, वो सुसाइड नोट नहीं है, सुसाइड नोट में नहीं आता है, प्लीज इसको ना। और वो उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब होती है। एक सेकेंड प्लीज। 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब हुई है, उन्हीं को बोलने दीजिए, पहले उन्हीं को बोलने देते। तो आप फिर उन्हीं की बात, उन्हीं का पक्ष सुन लीजिए। नहीं, आप उनसे सबूत मांगिएगा प्लीज, आप सबूत लीजिएगा उनसे प्लीज। और अभी एक जन सभी लोग के पसंद से चल रहे हैं, अभी आप अकेले हो रहे हैं। हमारी बात पूरी नहीं हुई है, उनको इग्नोर करा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।